अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 9 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस किया। आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि इन एलिमेंट्स की मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, एलिमेंट्स की रिकॉग्निशन और इनकी मेजरमेंट। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अलबत्ता इनके आर्टिकल काफ़ी हद तक, इनके जो आर्टिकल के टाइटल हैं वो काफ़ी हद तक मैच करते हैं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जैसा कि लेक्चर नंबर 1 या 2 में आपको बताया था कि जो वैल्यू असाइन की जाती है आपकी रिपोर्टिंग करेंसी में, उसको मनी मेजरमेंट कहते हैं। इसी तरह से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी आज हम मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे। टाइम ना ज़ाया करते हुए हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। द IFRS फ्रेमवर्क acknowledges that a variety of measurement bases are used today to different degrees and in varying combinations in financial statements. These include number 1 historical cost, number 2 current value, number 3 fair value and number 4 present value। इसमें जो नंबर 2 और नंबर 4 हैं ये आलमोस्ट सेम है। जो करंट कॉस्ट है और जो प्रेजेंट वैल्यू है ये आलमोस्ट सेम है, बाकी के दो डिफरेंट हैं। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हिस्ट्रिकल कॉस्ट में। दोस्तों, हिस्ट्रिकल कॉस्ट कहते हैं कि अगर आज आप किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं तो आपने जब वो चीज़ पास्ट में जब परचेज़ की उस वक्त इसकी कॉस्ट क्या थी। कॉस्ट क्या होती है? वो वाली अमाउंट जिस पे आप उस चीज़ को ख़रीदते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जी हाँ, मेरे पास है कि ये मोबाइल फ़ोन है। ये मोबाइल फ़ोन आप सपोज़ करें मैंने 2 साल पहले लिया था। 2 साल पहले मैंने ये 5000 में परचेज़ किया। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताई ये स्टेटमेंट के 5000 में परचेज़ किया 2 साल पहले, ये इसकी क्या है? हिस्ट्रिकल कॉस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने 2000 अगो परचेज़ किया, बात मैं इसकी आज कर रहा हूँ, और जो इसकी अमाउंट बताई वो भी मैंने 2 साल पहले पे की। ये कौन सी कॉस्ट है? ये हिस्ट्रिकल कॉस्ट है। आज मैं अगर इसको मार्केट में लेकर जाता हूँ और अपने मोबाइल डीलर्स के पास इसको लेकर जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस मोबाइल की आप प्राइस बताएं क्या होगी अगर मैं ये सेल करना चाहूँ, तो वो मुझे एक प्राइस बता देते हैं। अगर मैंने ये 600 में पहले परचेज़ किया था तो इतने साल बाद ये अब कितने 6000 में परचेज़ किया था, तो अब ये कितने में बिकेगा? वो 3000 है या 4000 है, 3500 है, वो जो भी अमाउंट है वो आपकी क्या कहलाएगी? करंट कॉस्ट। इसको आप कहते हैं कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। कैरिंग वैल्यू, जो वैल्यू ये अपने साथ लेके चल रहा है। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ थी करंट कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू, ये भी वही बात है कि आज के अगर आपने 2 साल या 3 साल पहले कोई एसेट ख़रीदा है तो आज उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, मौजूदा वैल्यू उसकी क्या है, उसको आप क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। चौथा हमारे पास जो लास्ट पे है वो है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू दोस्तों कहते हैं उस वैल्यू को जहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं वो एक ही पॉइंट पे एग्री करें। ठीक है ना, यानी कि एक कंपनी है, ABC कंपनी है, वो अपना एसेट सेल करना चाहती है। आप कह लें कि वो एक मशीनरी सेल करना चाहती है दूसरी कंपनी को, जो वो कंपनी जो दूसरी है वो भी ख़रीदने में इंटरेस्टेड है ये वाली मशीन। तो अब वो क्या करते हैं जनाब? ये कहते हैं नहीं, हमने ये जनाब 3 करोड़ में ली थी, हम ये 2 करोड़ में इसको सेल करना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसको इतना यूज़ किया, इसका काफ़ी हमने ख्याल रखा है, इसको कोई डैमेज नहीं हुआ वगैरह वगैरह वगैरह। और वो कहती हैं जनाब नहीं, ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है, हम इसके लिए 1.5 करोड़ पे करेंगे। तो अब यहाँ पे एक तकरार आ जाता है, एक बहस आ जाती है। वो अपनी अमाउंट जो डिज़ायर अमाउंट है वो हासिल करना चाहते हैं, ये अपनी डिज़ायर अमाउंट है ये उसमें परचेज़ करना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे? अब क्योंकि दोनों इंटरेस्टेड भी हैं,
ये वाली जो ABC वाली पार्टी है ये सेल करने में इंटरेस्टेड है, ये जो XYZ वाली पार्टी है ये परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है। तो ये दोनों एक सेंट्रल पॉइंट पे आएंगे, वो जिसको हम कहते हैं ना, चलो ना आपकी ना हमारी, हम इसको 1,80,00,000 में हम इसको परचेज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज़ इन्होंने किया, थोड़ा सा मज़ीद डिक्रीज़ इन्होंने किया। तो जनाब अब वो देखते हैं क्या ये हमारे बेनिफिट में है या नहीं, और वो देखते हैं कि क्या ये हमारे बजट में है या नहीं, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। जब वो कहते हैं, जब एक 1,80,00,000 का पॉइंट आया और दोनों कहते हैं हाँ जनाब चलें ये ठीक है, इसको कहते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है ना। जब ऐसी वैल्यू जिस पर दोनों पार्टी राज़ी हों, ख़रीदने वाला भी बेचने वाला भी, इसको फेयर वैल्यू कहा जाता है। जैसा कि मैं ये मोबाइल फ़ोन, इसी की एग्जांपल आपको जैसे पहले दी थी, मैंने ये 6,000 में परचेज़ किया था और अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, 2 साल बाद मार्केट में लेके जाता हूँ, मुझे वो उसके कहते हैं जनाब हम आपको 2.5 देंगे इसका, यानी कि 2,500। मैं कहता हूँ नहीं जनाब मैं 3,000 डिमांड करता हूँ, बिकॉज़ इसको मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, इसकी अभी वारंटी वगैरह पड़ी हुई है वगैरह वगैरह, जो भी इसके लवाज़मात हैं। तो अब वो भी देखता है कि जनाब हाँ जी सही कंडीशन में है, अगर मैं ये ख़रीद लेता हूँ तो मुझे नुकसान नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं जनाब, वो कहता है ठीक है मैं आपको 2,800 में आपको ये दे सकता हूँ इसके बदले में। और थोड़ा सा इंक्रीज़ उसने किया, थोड़ा सा मैंने अपने जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी डिक्रीज़ लेके आ गया। अगर मैं एग्री करता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है जनाब ये वाला जो आपने प्राइस लेवल हमें बताया ये ठीक है, तो इसको जो वो वैल्यू है 2,800 वो आपकी क्या फेयर वैल्यू है, ऐसी वैल्यू जिसमें दोनों पार्टीज एग्री करती हैं। बेसिकली आज के लेक्चर में सिर्फ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मेजरमेंट के हवाले से ही कुछ बताना था। तो अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।